1952 भारत की संसद में एक विचार हुआ कि ये जो आए थे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे वाले, जिनकी हुकूमत में सूरज नहीं डूबता था, ये उनको घमंड था कि जहां भी सूरज होता था वहां उनकी सत्ताएं होती थीं। इसलिए सत्ताएं बड़े बड़ों की नहीं रही। जिनकी सत्ता में सूरज नहीं डूबता था उन्हीं के देश में जब सूरज निकलता है यानी सन निकलता है उस दिन संडे मनाते हैं। 1952 में आपके पूर्वज संसद में बैठने के बाद अपने बेटी बेटे को कैसे सत्ता में बैठाया जाए, कैसे 100 साल तक राज किया जाए, सभी ऐसे नहीं थे। उन्होंने अपना पुरुषार्थ दिखाया, सही बात कहने की हिम्मत की, डरे नहीं। 1952 के अंदर संसद में एक विचार उठा कि ये जो अंग्रेजी कैलेंडर है, जिसका ना कोई बाप है, ना इसकी कोई मां है, ना इसकी कोई बहन है, ये कहां से लेके आए हैं? हमारा जो कैलेंडर है वो सका संवत सत संवत से है और वो सूर्य से चलता है, वो चांद से चलता है। उसके लिए कोई संडे मंडे की जरूरत नहीं होती। इस कैलेंडर को संसद में लागू किया जाए। ताज्जुब है कि इस पे चर्चा हुई तो चचा को लगा कि कुछ विद्वानों ने उठा दिया है सवाल। तो जैसे आजकल होता है ना, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई घटना हो जाए तो नेता बात टालने के लिए कहते हैं हमने उस पे कमीशन बना दिया है, और कमीशन बना देते हैं लेकिन कमीशन बैठता नहीं है, कई सालों तक खड़ा ही रहता है। वैसे ही उन्होंने कहा हमने एक कमेटी हम बना रहे हैं, लेकिन चचा को पता नहीं था कि जितने वो ज्ञानी हैं उनसे 100 गुना ज्ञानी लोग पार्लियामेंट में बैठे थे। जोड़ तोड़ से प्रधानमंत्री बन गए, ये एक अलग इशू है। प्रधानमंत्री तो हमने इस देश में ऐसा भी देखा जिसे बीच बीच में जगाना पड़ता था कि गौड़ा साहब उठ जाइए, बात चल रही है, प्रोग्राम खत्म हो गया, चलिए नीचे। तो प्रधानमंत्री बनने से अकल का कोई संबंध नहीं है। तो 1952 में संसद में एक कमेटी बनी, कैलेंडर सुधार समिति, और उस समय के महान लोग, कैसे कैसे लोग थे उसमें, महाराष्ट्र के लोग भी शामिल हैं। डॉक्टर मेघनाथ साहा, देश के जाने माने भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर, को इसमें उसका अध्यक्ष बनाया गया। 6 सदस्यों की यह कमेटी थी। ईसी बनर्जी, वाइस चांसलर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, एएल दफ्तियार, वीसी करंदीकर जो केसरी अखबार के एडिटर थे, डॉक्टर गोरख प्रसाद, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर आईवी वैद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, श्री एनसी लहरी, ये कैलकाटा के थे और ये पंचायत करता थे, पंचांग वगैरह बनाते थे। इनके अंडर में कमेटी बनी। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट बना के दे दी, पूरे साइंस से, जो हमारा शास्त्रों के हिसाब से जो पूरा जो हमारी साइंस है, और कहा कि इस कमेटी ये रिकमेंड करती है कि ये कैलेंडर जो है 22 मार्च 1957 को संसद के दोनों सदनों से पूर्ण बहुमत से पास हुआ कि अब से ये अंग्रेजों वाला कैलेंडर नहीं बल्कि भारतीय सौर कैलेंडर लागू होगा, जिसे आप सौर शक से कह सकते हैं। ये लागू होने की बात हुई, लागू हो गया, सब कुछ बात पास हो गई, लेकिन चचा की दोस्ती तो कहीं और थी। लागू नहीं किया, ऐसे ही पड़ा रहा। लेकिन महाराष्ट्र में एक योद्धा, जिनकी अभी साल भर पहले इस संसार से चले गए, 80-90 साल का एक बुजुर्ग मुझे कहीं टकरा गए। मैं समझ गया कि मामला क्या है। तब मैंने ये सारी रिसर्च निकाली और फिर इस कैलेंडर के बारे में जगह जगह चर्चा की
कि संसद के दोनों सदनों में न ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा था, न ये किसी पार्टी का झगड़ा था। जब दोनों सदनों ने इसे पास कर दिया गया तो फिर ये देश में सरकारी कैलेंडर शक संवत का क्यों नहीं आता? आप सोचिए कि अगर आप ठान लें 80 से 85 साल के एक बुजुर्ग, औरंगाबाद इस जगह का नाम लेते में मुझे तकलीफ होती है, वहां के रहने वाले मराठे साहब ने ये मुहिम चलाई। और अमरावती को इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि अमरावती से उस जमाने हिंदुस्तान नाम का एक अखबार निकलता था। उस अखबार के एडिटर को मैं नहीं जानता, कौन मालिक था मैं भी नहीं जानता, लेकिन अमरावती के एडिशन में जिस दिन ये डेट पास हुई तब से लेके आज तक वही डेट सिर्फ अमरावती के उस हिंदुस्तान अखबार के एडिशन में है और कहीं नहीं है। देखिए छोटी छोटी चीजें कितना बड़ा काम करती हैं। दूसरी घटना जो अमरावती से जुड़ी है, यहां की मिट्टी का मामला है। ये यहां जो आएगा उसकी मिट्टी कितनी भी खराब हो, लेकिन यहां वाला आदमी झूठ नहीं बोलेगा। एक घटना है जिसका जिक्र मुझे जरूर करना है। 1897 कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ यहां। उस अधिवेशन में, अमरावती में अधिवेशन हो रहा है, मद्रास के एक सपूत को अमरावती के कांग्रेस के सेशन में कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष चुना। उस आदमी को देश नहीं जानता होगा, मेरे मन में उसके प्रति बहुत सम्मान है, क्योंकि उस दौर में अच्छे, ताकतवर और बहादुर लोग थे। हमारा दुर्भाग्य यह है, बदकिस्मती यह है कि हमने अपने बीच बहादुरों को पहचानने से पहले कई चीजें देखी। इसका सरनेम क्या है, ये किस इलाके का है, ये इसके बारे में बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने जिस आदमी को 1897 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, उस आदमी को 1908 में वो मद्रास के जज बने। और कुछ घटनाएं किस तरीके से होती हैं, वो लंबे समय तक रहे, उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने एक बढ़िया किताब लिख के गए। इस किताब के बारे में मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी कोई ऐसा नहीं, किसी ने बताया कि पुष्पेंद्र उनकी एक किताब पढ़ो। अब ढूंढी तो किताब मिल गई। अब किताब मिल गई तो मैं सार्वजनिक कह देता हूं तो लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है। उनका नाम था सर सी शंकरन नायर। उन्होंने किताब लिखी गांधी एंड अनार्की। किताब का नाम है गांधी एंड अनार्की। मार्केट में अवेलेबल है। हमारे बोलने से कुछ पब्लिशर को फायदा हो जाता है। किताब रीप्रिंटिंग हो गई है, आप ले लें। और वो आदमी किसी हिंदू दल, हिंदू पार्टी, हिंदू संगठन से नहीं था। सर सी शंकरन की किताब गांधी एंड अनार्की के पेज नंबर 132 पर अपेंडिक्स 13 है। और अब ये एक और उसमें एडिशनल बात है कि उसमें अलग अलग राइटर्स ने अपनी बात लिखी है, लेकिन किताब के मेन राइटर सर सी शंकरन नायर हैं। इसलिए सारे विदेशी ऐसे ही नहीं होते जैसे ये विदेशी महिला है। एक महिला, वो भी विदेशी थी, उसने भारत को यहां की आत्मा से आत्मसात किया था। वो सत्ता कब्जाने नहीं आई थी, वो एजेंडा लेके नहीं आई थी।
उसका नाम पता है आपको? उसको भी कांग्रेस ने अध्यक्ष बनाया। वो 1917 में कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनी। उसका नाम था एनी बेसेंट। सी शंकरन नायर की किताब गांधी एंड अनार्की के पेज नंबर 197 पर अपेंडिक्स 3 का राइटर है एनी बेसेंट। और वो एनी बेसेंट आज के दिन बोलूंगा तो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि तारीफ करने के लिए आज का दिन पूरे देश में मनाया जा रहा है। मैंने कहा कि मेरे संस्कार नहीं है कि मैं किसी के लिए अशब्द बोलूं। मेरे संस्कार ये कहते हैं कि अपनी बातों को तथ्यों पे रखो, भाषा का नियंत्रण रखते हुए, बात कितनी भी कड़वी हो तब भी कहना। और ऊपर वाले ने मुझे इस फंड से नवाजा है, लिहाजा मैं ये बात पूरे ताकत से कहता हूं कि उन्होंने जो चैप्टर लिखा है आप हिल जाएंगे। सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड इंफॉर्मेशन अडल्ट्रेटेड हो जाती है। एनी बेसेंट ने उस चैप्टर का नाम है मालाबार एगोनी, जिसे आप मोपला कांड से जानते हैं। जब कांग्रेस पार्टी के 2 मक्कार नेता टर्की गए, उन दोनों नेताओं ने आकर के पिताजी से कहा कि आपको टर्की में जो मूवमेंट चल रहा है, वहां खलीफा के फेवर में एक मूवमेंट चल रहा है, आपको इसका समर्थन अगर आप करेंगे तो भारत के मुसलमान भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। उन दोनों ने उन्हें समझा दिया पिताजी को। पिताजी ने भी उसको सपोर्ट कर दिया। उनके सपोर्ट करने के बाद केरल के अंदर मोपला एक जगह है जहां 10,000 हिंदू सनातनी औरतों और बच्चों का नरसंहार किया गया, जिसे आप मोपला कांड से जानते हैं, जिसे अंग्रेजी में मालाबार अगोनी कहते हैं। मैंने उस महिला का चित्र ही देखा है, कभी उनको देखा नहीं, मैं था भी नहीं, पैदा भी नहीं होऊंगा, लेकिन उस महिला को सैल्यूट करता हूं। कांग्रेस की अध्यक्ष थी, उसके बावजूद भी कोई शब्द इतिहास की डिक्शनरी में ऐसा नहीं मिलता जो उन्होंने पिताजी के लिए इस्तेमाल न किया हो। मैंने सुना है कि उस पर कोई जरा सा ऊंच नीच बोल दे तो सरकारें और व्यवस्था हिलने लगती है। अब एनी बेसेंट नहीं है। आपसे गुजारिश करता हूं, मैं वो शब्द रिपीट नहीं करना चाहता जिससे जो भरोसा आपके शहर की पुलिस ने, पुलिस अधिकारियों ने इस प्रोग्राम के करने वालों के अंदर जताया है। सुना है कि कुछ दिन पहले कुछ यहां ऐसा हुआ जिसके कारण थोड़ा माहौल खराब था। मैंने भी ऑर्गेनाइजर से कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं 3 घंटे बोलूं, 4 घंटे बोलूं, मैं नाम ही नहीं लूंगा। मैं उनकी शान में कोई बात ऐसी नहीं कहूंगा जिससे किसी को, और ये जो बात आप समझते हैं, जिन पुलिस वालों को आप सिर्फ पुलिस वाला समझते हैं, ये बड़ी गलती करते हैं। ये वर्दी पहने हुए वो सनातनी हिंदू है कि इसको सब कुछ पता है, तब भी ये अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल नहीं करते। हम तो जरा से में भड़क जाते हैं। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन की मजबूरियों को समझिए। एडमिनिस्ट्रेशन किसी के खिलाफ नहीं होता, क्योंकि वो व्यवस्था का अंग है। अगर व्यवस्था पे डकैत, चोर, गुंडे बैठे हुए हैं तो इनकी ईमानदारी पे शक मत करिए। ये भी हमारे भाई हैं। जिस दिन, याद रखिएगा, जिस दिन इन्होंने वर्दी को उठा करके खुटी पे टांग दिया, उस दिन कई सारे भगत सिंह इस शहर में पैदा हो जाएंगे।